सो हेलो एवरीवन, चलिए आप सभी का स्वागत है चंद्रा एकेडमी के इस मुख्य परीक्षा क्लास में। और सभी का स्वागत है जो ऑफलाइन हमसे जुड़े हैं और जो सरगुजा से सुकमा तक जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ठीक, महत्वपूर्ण ये है कि आप ऑनलाइन भी अगर जुड़े हैं हमसे तो भी अच्छी बात है कि हमारे ऑफलाइन के क्लास के साथ ही आपकी क्लास कंडक्ट हो रही है। तो सारे पेपर जो भी यहाँ से चीजें प्रोवाइड की जाएगी वो सब ऑनलाइन वालों के लिए भी इक्वल है। सो गेट रेडी फॉर दैट। ठीक है, उद्देश्य है सबसे आगे जाने का और सबसे अच्छा उत्तर लिखने का। ठीक है, फैक्ट डाटा ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे पुस्तक में, गूगल में, यूट्यूब में, बट बेस्ट उत्तर लिखना ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। गॉट इट? मुख्य परीक्षा का मतलब होता है सबसे बेहतर उत्तर लिखना और सबसे अच्छे नंबर लाना और फिर उन कुछ लोगों में सेलेक्ट होना जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और लोक सेवा आयोग के, ठीक है, ऑफिस में अपना पहला कदम रखते हैं। गॉट इट? हमको उनमें शामिल होना है। तो उसमें उनमें शामिल होने के लिए जरूरी है सबसे पहला क्या? सबसे बेहतर उत्तर लिखना। भाई देखो, डाटा सबके पास होता है यार, सब जानते हैं, सबको पता है कि राष्ट्रपति भारत का होता है, इस आर्टिकल में होता है, अमेरिका से पद लिया गया है। कौन है जो नहीं जानता? लेकिन लिखना कैसा है ये आपको अधिकारी बनाता है। इतिहास एवरीबॉडी नोस, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यस सब जानते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे, सवाल ये है। तो चलिए आइए बच्चों, मैं आप सबका चंद्रा एकेडमी में मैं चंद्रा सर फिर से स्वागत करता हूं। ठीक, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेपर 3। पेपर 3 और हमारे पेपर 3 के पार्ट 1 में एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या? भारत का इतिहास। भारत के इतिहास कितने नंबर का है? 75 मार्क्स का है। इस बात को याद रखिएगा, 75 मार्क्स का। इसका मतलब एक बड़ा विषय हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर बात? भारत के इतिहास को पढ़ने की दृष्टिकोण से, समझने की दृष्टिकोण से और जो घटनाएं इतिहास में घटी हैं उस आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग, कौन कौन से 3 भाग है? एक तो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास इसको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री है। और एक होता है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री। और एक होगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास जिसको हम बोलते हैं। आधुनिक इतिहास ये है कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। अब आइए समझते हैं। देखिए, इतिहास एक चीज हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस दुनिया का सबसे बड़ा सिलेबस है, केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सिलेबस है। ठीक, तो जो चीजें पहले नहीं थी इतिहास में उसको भी डाल दिया गया है इसमें। गॉट इट? मतलब पूरा का पूरा इतिहास है आपके मुख्य परीक्षा और एक बड़ा विषय है। ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूं कि हम कोई विषय शुरू करें उसको 1 से 1.5 महीना में खत्म कर लें और उसका मॉड्यूल दें और उसका मेगा टेस्ट दें तो मजा आएगा। गॉट इट ना? और चंद्रा एकेडमी में यही होगा, इस बात को याद रखेगा। तो हमने इस विषय को 2 भागों में बांटा है, पढ़ने और पढ़ाने के दृष्टिकोण से। एक चीज याद रखेगा, ये जो प्राचीन इतिहास है, गॉट इट, प्राचीन इतिहास, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा मैं, इसको पढ़ाएंगे मैं, मतलब ठीक है चंद्रा सर पढ़ाएंगे इसको। अब देखिए ध्यान से, ये मध्यकालीन भारत, ये जो हमारा जो मध्यकालीन भारत, इसमें का भी कुछ पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। कहां तक आपको पढ़ाने वाला हूं मैं यहां पर आपको साउथ की जो एम्पायर्स थे, पल्लव, संगम, ठीक है, विजयनगर, वहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। जहां मध्यकालीन सभ्यता जब शुरू होती है, जहां इन्वेडर्स आना शुरू हुए, आक्रमणकारी जब शुरू हुए आना, ठीक है, वहां से आपको पढ़ाना चालू करेंगे। मध्यकाल आक्रमण से पढ़ाना चालू करेंगे रुपेश सर, और ये जो है रुपेश सर आपको ये पढ़ाएंगे, साहू सर आपको पढ़ाने वाले हैं। गॉट इट ना? ठीक है, ये इस तरह से भारत का इतिहास का एक बड़ा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। गॉट इट? तो इसमें से मैं साउथ, मध्य, पल्लव, ठीक है, और विजयनगर तक मैं आपको इसमें से पढ़ाने वाला हूं, विजयनगर तक। गॉट इट ना? तो ये मैं पहले बता दूं इसलिए क्योंकि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने के दृष्टिकोण से
इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, शुरुआत करें अपन अब। तो आइए मैं चंद्र सर शुरू करने जा रहा हूं आज से इंसिएंट प्लस मेडिवल। मेडिवल अंतिम में आएगा, तो शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास से। ठीक है, प्राचीन इतिहास। ठीक है, जिससे इतिहास ऐसा विषय है, गॉट इट, आपको लगता है कि यार ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। इतिहास सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ज्यादातर बच्चों को और लगता है कि यार प्राचीन इतिहास तो सबसे बोरिंग है, पर मैं बोल रहा हूं प्राचीन इतिहास सबसे अच्छा है, सबसे मजेदार है। वाई? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। गॉट इट? ठीक है, अब सबसे पहला सवाल ये है, सर हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं? इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या जरूरत है? मैंने ऐसे बहुत सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट से सुना है कि सर वाई वी नीड हिस्ट्री एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या जरूरत है, इसके जगह में हमको प्रशासन पढ़ा देते, ये पढ़ा देते, वो पढ़ा देते। बट याद रखिएगा, सिविल सेवा एक ऐसा सेवा है जहां आप भविष्य में, ठीक है, या मैं कहूं अगर आप अधिकारी के रूप में जब आप बैठेंगे, तब आप ऐसे निर्णय लेंगे जो अतीत में लिए गए हैं, जो पहले लिए जा चुके हैं, उन कार्यों को देखेंगे, उनसे सीखेंगे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा लेंगे। कहीं कोई प्रोजेक्ट की चलाया गया, कहीं कोई भविष्य या पहले अतीत में, बिफोर पास्ट में कोई ऐसा स्कीम आया, कोई ऐसा योजना चलाया गया, कोई ऐसे आ, आ, जनता के लिए कोई काम किया गया, उनसे देखकर आप उनसे इनहेरिट करते हैं, कुछ चीजों को अपनाते हैं और सीखते हैं और जनता के लिए वैसे ही कोई काम करते हैं। इतिहास में कहीं कुछ गलती हुई होगी या किसी से कोई गलती हुई, किसी अधिकारी से या किसी सरकार से, तो आप चाहते हैं कि अब वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। कहां से सीखोगे आप? जब आप इतिहास पढ़ोगे तब ना सीखोगे। यस, इसलिए जरूरी है हिस्ट्री पढ़ना, इतिहास पढ़ना जरूरी है। गॉट इट? एंशिएंट, इसलिए हमारा एंशिएंट, हमारा प्राचीन इतिहास इतना स्वर्णकालीन था, ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, इतना स्वर्णकालीन था कि आज भी उस प्राचीन भारत के सभ्यता, वहां अपनाए जाने वाले तरीके आज इस आधुनिक भारत ही नहीं, आधुनिक विश्व में अपनाया जाता है। चाहे चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करूं, चाहे मैं अशोक की नीतियों की बात करूं, चाहे गुप्तकालीन नीतियों की बात करूं, आज भी वो हमको रिक्वायर्ड है। उसका कई हजार साल पहले जो चीजें अपनाई गई थी, आज भी हम उसी पद्धतियों को अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज भी वो समाज, आज भी हमारे प्रशासन में दिखता है, देश विदेश नीति में दिखता है, फॉरेन पॉलिसी में दिखती है हमारी। गॉट इट? ये है इतिहास का महत्व। इसलिए इतिहास पढ़ना है और समझना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये, डाटा और फैक्ट से अब एग्जाम निकलने वाला नहीं। अब तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कोई गुरुजी क्या बोलता है उसको सुनेंगे और समझेंगे, तो यकीन मानिए आप बिना पढ़े भी कोई आंसर लिख के आ सकते हैं। यस, ये दिस टाइम, इस समय ऐसा है आपका मुख्य परीक्षा। इस बात को याद रखें, जितना एनालिटिकल बनाना है अपने आप को, जितना आप में अंडरस्टैंडिंग पावर होगा, आप उतना बेहतर आंसर को डील करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक, चलिए आइए उसी के साथ शुरुआत करते हैं। और शुरू हो चुका है आपका सिलेबस, चलिए लिखना चालू करिएगा। यहीं से शुरू करते हैं, आइए लिखना चालू करिए। सिलेबस आपको शुरू हो चुका है। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाए और जो जो पढ़ाएंगे उनका नाम लिखने की जरूरत है ही नहीं, वो गुरुजी यहीं है आपके पास। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सवाल से शुरुआत करूंगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय हिस्ट्री? इतिहास क्या है? क्या बोलेंगे आप? ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए लिखिए लिखिए और लिखिए, व्हाट डू मीन बाय हिस्ट्री? इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना, कुछ भी। अब तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो सिलेबस में भी नहीं है। अब क्या बोलूं मैं? ठीक है, तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारे लिए सिलेबस है, याद रखना। तो जितना अच्छा समझोगे उतना बेहतर लिखोगे। गॉट इट? क्लास कंटिन्यू रहे। सबसे पहला कंडीशन आपके लिए यही है, इस बात को याद रखिए। आप पीएससी पर फोकस करिए, यकीन मानिए आप कोई ना कोई एक बेहतर पोस्ट लेके बिलासपुर से घर जाओगे। आपका ध्यान भटकेगा कभी इधर कभी उधर, तो यकीन मानिए, ठीक है, फिर आप भटकते ही रह जाएंगे। इसलिए फोकस पीएससी पर, जान लगा दो पीएससी के लिए, यकीन मानिए। ठीक है, तुम्हारा एक पोस्ट कहीं नहीं गया है किसी भी एग्जाम में, भटकोगे तो नहीं मिलेगा, याद रख। ठीक है, जीवन में आते रहेंगे परीक्षा, आज एडीओ तो कल पटवारी, तो कल हॉस्टल वार्डन, तो परसों और कुछ, तो नर्सों और कुछ। ठीक है,
पीएससी पर जान लगा दो, यकीन मानिए आप किसी भी एक एग्जाम में टॉप करोगे, ये बात को याद रखना। लेकिन जान लगाना है पीएससी के लिए, 100% देना है। ये नहीं कि सर बोले हैं तो बस चलो पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं, ऐसा नहीं, जान लगाना है। ठीक है, चलिए बढ़ू आगे। इतिहास क्या है बताइए, चलिए। ठीक, वेरी गुड। और कोई बताएगा क्या है इतिहास? जानने की प्रक्रिया। वेरी गुड। ठीक, बहुत आप वेरी गुड। ठीक है, हाँ आपने भी सही कहा, सही है भाई। देखिए अतीत की घटनाओं को जानना वो ठीक है, इतिहास है। पर वास्तव में इतिहास कहता है अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन, सिक्वेंटियल। ठीक है, क्रम से अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। नहीं तो जानकारियां तो हजारों लाखों पड़ी है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो है तो क्या इतिहास है? वो नहीं है वो इतिहास। हम जब क्रम अध्ययन करेंगे तब वो इतिहास बनेगा। व्हाट इट, लिखे चलिए। द सिक्वेंटियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स, लिखेगा अतीत में मानव द्वारा किए गए प्रयासों, अतीत में मानव द्वारा किए गए प्रयासों, किए गए प्रयासों एवं मानव के विकास के, एवं मानव के विकास के, एवं मानव के विकास के अनुक्रमिक वर्णन, अनुक्रमिक, अनुक्रमिक वर्णन को, अनुक्रमिक, अनुक्रमिक वर्णन को इतिहास कहते। मेंशन दैट द sequential description of human efforts and human development in the past is called history। सही बात है, अनुक्रमिक वर्णन, क्रमबद्ध वर्णन को क्या कहेंगे हम, इतिहास। ठीक, आइए देखते हैं। द एसेंशियल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लिखेगा इतिहास के महत्वपूर्ण अंग, नीचे रोकर लिखेगा इतिहास के अंग, इतिहास के महत्वपूर्ण अंग, आवश्यक अंग, एसेंशियल पार्ट ऑफ, इतिहास के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? द एसेंशियल पार्ट ऑफ हिस्ट्री कौन कौन से? आइए देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन है। लिखेगा द एसेंशियल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। पहली बात तो इतिहास भविष्य नहीं हो सकता, वो अतीत ही होगा। गॉट इट, कल जो घटना घटी थी वो इतिहास है, आगे घटने वाली है वो नहीं। गॉट इट ना। तो एक तो सबसे पहले इसमें क्या होना जरूरी है बेटा, अतीत। इसमें एक चीज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, अतीत नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पास्ट। लिखेगा अतीत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए, मानव का प्रयास, अच्छा सभ्यता भी होना चाहिए इसके साथ, सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता जुड़ी हो इतिहास के साथ, सिविलाइजेशन होता है, कोई ना कोई सभ्यता होता है ना, सिविलाइजेशन हो, इतिहास के साथ कोई ना कोई सभ्यता। मानव का प्रयास होगा, याद रखना, मानव, ह्यूमन इफर्ट्स होगा, मानव प्रयास। ठीक है, मानव का प्रयास होगा, ह्यूमन इफर्ट्स हो, और अनुक्रमिक वर्णन होगा, घटनाक्रमों का अनुक्रमिक वर्णन। लिखेगा घटनाओं का, घटनाओं का अनुक्रमिक वर्णन, घटनाओं का अनुक्रमिक, घटनाओं का अनुक्रमिक वर्णन होगा, घटनाओं का अनुक्रमिक वर्णन, सिक्वेंटियल डिस्क्रिप्शन ऑफ
द पास्ट हम बोल सकते हैं, पास्ट बोल सकते हैं। ये इतिहास का क्या है बेटा, महत्वपूर्ण या असेंशियल पार्ट के बारे में हमने बात किया। कल के डेट में क्वेश्चन पूछ दे वो कि भैया इतिहास क्या होता है और इसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं बताइए, तो आप बता सकते हैं। गॉट इट ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, अतीत का होना बहुत जरूरी है इतिहास के लिए। चलिए बढ़े आगे अपन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब आइए, ये हो गया इतिहास, खत्म करते हैं इसको। अब वास्तव में इतिहास में आते हैं। भारत के इतिहास को अगर मैं बांटूं काल के दृष्टिकोण से, तो कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों। चलिए, इतिहास में वापस लौट रहा हूं। ठीक है, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मॉडल और मिडिवल की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में अब इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हमने इतिहास को कैटेगराइज किया तो हमें इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, 1, 2 एंड 3। आइए देखते हैं, सबको सब मेरे साथ लिखना चालू करिए। ठीक है, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, और सब बहुत सारे लोगों को सबसे बोरिंग यही वाला लगता है ना, अरे कहां से प्रागैतिहासिक आ गया ऐसा लगता है, बट नहीं है, मजा आने वाला है। प्रागैतिहासिक काल, गॉट इट। अदैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ओके। प्रागैतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल, दिस वन इज अ ऐतिहासिक काल, अद ऐतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल, दिस इज अ प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की हम बात करें, अदैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं, ओके। एंड ऐतिहासिक काल इज अ हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल इज हिस्टोरिक पीरियड। 3 भागों में हम बांटते हैं इतिहास को पढ़ने और लिखने के उद्देश्य से। क्लियर बात, ये एक्चुअली में पढ़ने और लिखने के उद्देश्य से नहीं है, एक्चुअली में इतिहास यही है। क्या क्या आया, अच्छा आइए, इन सब का मैं आपके सामने एक एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं। कौन कौन से एग्जाम्पल है। प्राग ऐतिहासिक काल का जो एग्जाम्पल था वो था रॉक एज, पाषाण काल, पाषाण रॉक एज की मैं बात कर रहा हूं। इसका एग्जाम्पल था अद्य काल का सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक काल हम बोल सकते हैं। ये सबका एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल है। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के बाद इनका काल देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से काल में रहे। काल की अगर मैं बात करूं, काल की मैं बात करूं तो इसका काल है, इसका काल 2400 ईसा पूर्व पहले, मतलब 24 2400, ठीक है, 2400 बीसी पूर्व, बीसी, ठीक है, पूर्व, पूर्व इससे पहले, अब समझाऊंगा मैं इसी चीज को। पूर्व से पहले, बीसी से पूर्व, मतलब 2400 बीसी के बाद की जानकारी हमको है, उससे पहले की नहीं है। और वही का इससे पहले अब जितना करोड़ साल पीछे जाओगे सब किस में आएगा, प्रागैतिहासिक जाएगा। 2400 से पहले हमने एक सीमा रेखा बना दिया, 2400 ईसा पूर्व से पहले, 2400 ईसा पूर्व से पहले, गॉट इट, 2400 से, ठीक है। इसका काल है, ठीक है, 2300 से, 2300 बीसी से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक, ठीक। बीच के 250 ईयर की हमको कोई जानकारी नहीं है, सीधा आते हैं वैदिक काल में, ये है 1500
बीसी से 600 ईसा पूर्व, याद रखना, ईस्वी ईस्वी 600, ठीक है, लिखेगा 600 ईसा पूर्व, ये भी रहेगा ना, हाँ हाँ बीसी रहेगा, तो मेरे से गलती हो रही थी। अब देखिए काल के बाद आगे बढ़ते हैं और काल के बाद आगे देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया, काल हमने देख लिया, अब बताओ चलो इसका पूरा तात्विक साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है? पूरा तात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, साक्ष्य, दे वेर फाउंड और नॉट, यस, मिला है कि नहीं मिला है? पूरा तात्विक साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। अरे भाई पत्थर भी मिला है, एक तो मिला है, तीनों में यस। मैं थ्योरी नहीं लिख पा रहा हूं ना अभी, मैं बता रहा हूं आपको, मिला है, तीनों में मैंने टिक मारा, पूरा तात्विक साक्ष्य मिला है, ध्यान रखना, पूरा तात्विक साक्ष्य मिला है, इस बात को याद रखना। और भैया काल हो गया, लिखित सा, अच्छा चलो आप देखते हैं लिखित में कुछ मिला है कि नहीं मिला है? लिखित साक्ष्य किसका नहीं मिला है? इसका नहीं मिला है, सिंधु घाटी का मिला है, पर पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका। अरे भाई सिंधु घाटी की सभ्यता में लिपि मिली ना जी, पर आज तक कोई पढ़ नहीं पाए, गॉट इट। इसमें कुछ नहीं मिला, इसमें खाली पत्थर मिला हमको, गॉट इट। और यहाँ यहाँ तो मिला ना, यहाँ मिला भी और पढ़ा गया, पढ़ा गया। अरे वेद पुराण क्या है, सब वैदिक साक्ष्य है जो मिले, गॉट इट ना, यस। तो पढ़ा गया, पढ़ा गया, यस पढ़ा गया, डू इट फास्ट, ठीक है। तो रिटर्न एविडेंस नहीं मिला हमको, किसका? प्री हिस्टोरिक पीरियड का, ठीक है। प्रोटो का मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिटर्न एविडेंस, बट कुड नॉट रीड, पढ़ा नहीं जा सका। और वैदिक का मिला भी और हमने पढ़ा भी, और आज भी उसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं अलग अलग भाषाओं में, ठीक है भैया, सही बात है। चलिए कैसी सभ्यता रही, कैसी सभ्यता रही, सभ्यता। अरे अगर क्वेश्चन पूछे तीनों को अभी खत्म हो गया, अब चाहो तो समझ गए तो 15 नंबर में लिख लोगे इसको, गॉट इट। अगला सभ्यता कैसी रही इनकी, सभ्यता, सब सिविलाइजेशन। तो याद रखना बेटा एक चीज, और इतिहास पढ़ रहे हो डिटेल से पढ़ना, मेंस में जाके इसी चीज को पलट के देखना, प्रीलिम्स वाले कॉपी को, प्रीलिम्स वाले पुस्तक को, नोट्स को, तुम्हारा प्री भी साथ साथ चलना चाहिए, गॉट इट, ठीक है। हम डिटेल पढ़ेंगे सब चीज को। सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये पाषाण, भाई ये सिंपल सी बात है, यहाँ केवल पत्थर मिला, इसलिए कैसा सभ्यता रहा? पाषाण कालीन सभ्यता रहा, ये केवल पाषाण सभ्यता था, रॉक एज बोलते हैं, पाषाण युगीन सभ्यता था, पाषाण युगीन सभ्यता, कैसा सभ्यता? पाषाण युगीन। तो लिखेगा रॉक एज सिविलाइजेशन, रॉक एज सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी, उसको छोड़ दीजिए आप, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, इस बात को याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब कौन सा? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। अगर ग्रामीण और नगरी की बात करूंगा तो सिंधु घाटी कैसा था? ठीक है, नगरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। पर इसकी बात करूं अगर वैदिक काल की, तो ये लौह युगीन सभ्यता थी, कौन सी? लौह युगीन, आयरन एज, लौह युगीन सभ्यता, ये है क्या? आयरन एज सिविलाइजेशन, ये लीजिए बेटा। लेकिन अगर मैं ग्राम और नगर की बात करूं तो वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, अर्बन एंड रूरल सभ्यता थी, दैट्स इट। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर कल के डेट में अगर इतिहास पूछा जाए आपसे, चाहे प्री हो या मेंस हो, ठीक है, तो मेजर चीज आपके यहीं से बन जाएंगे। आप अगर चाहे तो इसको 15 नंबर में भी लिख सकते हैं, गॉट इट। हेडिंग डालें, अब बताएं काल फलाना इतना से इतना था भाई। अच्छा सुनो जी ध्यान से जी, इतना जानकारी में क्या आप इसके लिए 8 लाइन लिख सकते हो? 2 इसके लिए, फलाना मिला, इसका काल यहाँ से यहाँ है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला, पर इसे पढ़ा, पुरातात्विक साक्ष्य मिला, यस
मिला, मिला बोल देना। और बताना लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यहाँ केवल पत्थर मिले। चूंकि यहाँ पत्थर ही मिले इसलिए से क्या कहते हैं, पाषाण युग। फिर इसके बारे में लिख दिए, ठीक है, कुछ लाइन, और उसके बारे में लिख दिए कुछ लाइन, बनेगा, ठीक है। अलग अलग चीजों को आइए अब इसी को पढ़ना शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये तो मैं जानकारी दे रहा था आपको कि भैया ये इतिहास है जिसे 3 भागों में बांटते हैं हम पढ़ने के दृष्टिकोण से, और जब देखते हैं हम तो हमें पता चलता है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड, अलग अलग काल आए, पाषाण काल, सिंधु घाटी और वैदिक। इसका 2400 बीसी से पूर्व, इसका मतलब फिर से बोल रहा हूं समझिए, ठीक है। इससे पहले सुन लेना बेटा, आई रिपीट, इस काल से पहले, इस काल से पहले जितना भी इधर घटना घटा है पीछे, पीछे जिसके बारे में हमको शायद पता भी नहीं है, वो सब के सब किस में आएंगे, कई करोड़ साल पहले के एविडेंस हमारे पास है, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते, ना तो कोई लिखित जानकारी, कुछ भी नहीं है। इसलिए भैया हम लोग बोल दिए 2400 से पहले वाला क्या है, प्रागैतिहासिक काल। अब इस 2400 के बाद अब हमको वास्तव में इतिहास मिलना चालू होता है क्रमबद्ध, गॉट इट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं और हम इसको कहते हैं क्या, आद्य ऐतिहासिक, और यहाँ आते हैं इसको कहते हैं हम वैदिक काल। बढ़ू आगे, इतना हुआ सबका, ठीक है, नॉर्मल चीजें बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना फैक्ट याद होगा उसको लिख के आएंगे, वही आपका मुख्य परीक्षा है, इसलिए फैक्ट को भी याद करते चलना है। यूपीएससी केवल भावनाओं पर आधारित होता है, वहां फैक्ट कम होता है, पर सीजीपीएससी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। यहाँ भावनाएं कम, यहाँ फैक्ट ज्यादा है, गॉट इट, ठीक है। और सीजीपीएससी तो ऐसा हो गया कि डायरेक्ट पूछ दे रहा है फलाना कौन है बताओ, मतलब ऐसे लगता है कि प्री जैसा क्वेश्चन आया है। कुछ ऐसे रहते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन जहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, गॉट इट ना। चले अगला क्वेश्चन लिखेगा, सीधा क्वेश्चंस पर आता हूं मैं। इतिहास का मतलब पुरातत्व से है, किससे है जी, पुरातत्व, तो आइए जानते हैं, आर्कियोलॉजी से है। चले क्वेश्चन लिखेगा, पुरातत्व से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय आर्कियोलॉजी। चलिए लिखेगा, पुरातत्व से क्या समझते हैं, से क्या समझते हैं, पुरातत्व से क्या समझते हैं, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व बताइए। चलिए शुरू कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व बताइए। प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य का महत्व बताइए, साक्ष्य का महत्व बताइए। चलिए अब मेरे को क्वेश्चन लिखवाना ही है, किस पर, एक बार प्रागैतिहासिक पर, एक बार आद्य ऐतिहासिक पर, और एक बार ऐतिहासिक। इतिहास शुरू हो जाता है यहां से। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाई बताओ तो प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से साक्ष्य मिले, उसका क्या क्या महत्व है, तो उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं पहले चर्चा कर रहा हूं, लेट वी डिस्कस, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल रेसिडुअल्स क्वेश्चन आएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं समझना है, एक क्वेश्चन किसी और जगह पर भी आएगा तो महत्व वही होता है पुरातात्विक साक्ष्य। मैं बोल दूं एक्स वाई जेड का महत्व बताओ, तब भी उसका महत्व वही हो। इज दैट क्लियर। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको समझना है और पकड़ना है। लिखेगा, हो गया इतना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक रेसिडुअल्स। चलिए बात करते हैं। तो दोनों पूछ दिया है इसमें, पुरातात्विक पूछ दिया है, पुरातत्व क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है। तो पहले भाई थोड़ा सा एक लाइन में बता देते हैं ना, क्या बताएंगे अपन, हम कहेंगे भाई देखो, पूरा जो तत्व है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन, पूरा और तत्व। पूरा का अर्थ होता है क्या, प्राचीन, दैट मीन्स एंशिएंट, और तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, जस कोई अंश, कोई मूल, या तत्व का तत्व बोलते हैं, अंग्रेजी में हम बोलेंगे क्या, एलिमेंट,
एलिमेंट, और बोलेंगे इनको तो हम एंशिएंट ही बोलेंगे, या हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉगोस से बना है वास्तव में, लेकिन हम इसे दो भाग में बांट देते हैं। परिभाषा लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? क्या लिखोगे बताओ? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरा और तत्व, जहां पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ अंश या मूल से है, अर्थात प्राचीन साक्ष्यों का अध्ययन करना ही पूरा तत्व है। एग्री? और मैं हमेशा बोलता हूं, जब कोई ऐसा शब्द आ जाए जहां तुमको संधि विच्छेद करने का मौका मिल रहा है, तो जबरदस्ती का संधि विच्छेद कर देना साइड में और डब्बा में डाल देना, ताकि वो जगह कवर हो जाएगा, तुमको कम लिखना पड़ेगा। बात समझ आया क्या? ठीक है, चलिए लिखेगा, थ्योरी लिखिए, चलिए फटाफट। इसी चीज को मैं थ्योरी में लिखवा रहा हूं, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। देखिए, पूरा तत्व दो शब्दों से मिलकर बना है। दिस इज मेड अप टू टू वर्ड्स। पूरा तत्व दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा तत्व दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा प्लस तत्व। पूरा तत्व दो शब्दों से मिलकर बना है, लिखो, दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। पूरा प्लस तत्व। आगे लिखेगा, यहां पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ मूल या अंश से है। यहां पूरा का अर्थ प्राचीन और अंश का अर्थ किससे है? तत्व या मूल से। अर्थात अर्थात प्राचीन समय में प्राप्त समस्त तत्व, अर्थात प्राचीन समय में प्राप्त समस्त तत्व जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, उनका अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। उनका अध्ययन करना, उनका अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? पुरातत्व। सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि भाई पुरातत्व दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरा मतलब प्राचीन और तत्व मतलब अंश या एलिमेंट। तो ऐसे तत्व जो हमें प्राचीन समय से प्राप्त हुए, या हमने कहा इतिहास के ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो हमें प्राप्त तो हुए और जो हमें ऐतिहासिक की जानकारी देते हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या है? पुरातत्व है। ओके, आगे लिखिएगा, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का महत्व हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का महत्व, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का महत्व, साक्ष्यों का महत्व हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं।
देख सकते हैं। आइए अब देखो ऐसे लिखते हैं, हम महत्व लिखने जा रहे हैं, थोड़ा पृष्ठभूमि बनाए। अब लिखोगे क्या, प्राकृत इन साक्ष्यों का क्या महत्व। अब साइड हेडिंग डालिएगा महत्व। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। चलिए क्या क्या महत्व है मैं आपको समझा रहा हूँ पुरातत्व का, पहले समझिएगा। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, पुरातात्विक साक्ष्य ही एकमात्र आधार होता है हमें इतिहास के बारे में जानकारी लेने का। ये बताता है कि मानव पहले कैसे रहते थे, ये बताता है हमें कि मानव की सभ्यता पहले कैसी थी, मानव कैसे अपना लाइवलीहुड पूरा करता था, कैसे जीवन यापन करता था। इतिहास के बारे में हमको बताता है। पुरातात्विक साक्ष्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास को जानने के लिए। अगर ना होते पुरातात्विक साक्ष्य तो हम इतिहास को भी नहीं जान पाते। गॉट इट? ठीक है, तो आज वो तमाम चीजें जो बताता है, अशोक स्तंभ से लेकर के और बहुत सारी स्तूप, वो सब क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले वो औजार, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले वो घड़ा, वो कुत्ते और इंसान का बॉडी एक साथ मिला, ये सब बताते हैं हमें कि कैसा पहले सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले वो बताता है कि वो नगरी सभ्यता थी। आज भले ही हम कितने आधुनिक हो गए हैं, हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पर सिंधु घाटी में ड्रेनेज सिस्टम था। गॉट इट? और एकदम सक्सेसफुल ड्रेनेज सिस्टम था जो आज भी जिंदा है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब बिलासपुर का ड्रेनेज सिस्टम ले लो आप। हाँ, समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हमसे ज्यादा डेवलप लोग थे वो लोग, बस वहां व्हाट्सअप इंस्टाग्राम नहीं था। है कि नहीं? हाँ, ये चीजें नहीं थी पहले। गॉट इट? हाँ, चलिए बढ़िया आगे। तो आइए महत्व लिखे अपन। ठीक है, चल लिखेगा महत्व नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, राइट डाउन। थोड़ा स्पीड आज से ही बढ़ाना चालू करिए आप लोग। चलिए लिखेगा, यह लिखेगा, यह एकमात्र साक्ष्य है जो हमें मानव के उद्भव और विकास की जानकारी देता है। यह एकमात्र साक्ष्य है जो हमें मानव, यह एकमात्र साक्ष्य है, साक्ष्य है जो हमें मानव के उद्भव एंड विकास की जानकारी देता है। उद्भव एंड विकास की जानकारी देता है। उद्भव और विकास की क्या देता है बेटा? जानकारी देता है। उद्भव और विकास की जानकारी देता है। लिखेगा, दिस इज ओनली evidence which help us to understand the origin and development or evolution of the human. ओके, चलिए दूसरा लिखेगा, पॉइंट नंबर 2, हमें इससे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। दिस इज, लिखेगा, हमें इससे प्राचीन सभ्यता एंड संस्कृति की जानकारी मिलती है। यस, सो मेंशन दैट this is give us to information about ancient civilization and culture. Next one is, this is helpful to determine the periods of, ठीक है, हिस्ट्री हम बोल सकते हैं। यह काल निर्धारण में सहायक है। यह काल निर्धारण में, यह काल निर्धारण में सहायक है। यह काल निर्धारण में क्या है? सहायक है। मेंशन दैट हेल्प टू डिटरमाइन द पीरियड, काल निर्धारण में सहायक। अगर लिखेगा, इनसे मानव के आजीविका का पता चलता है। इससे इससे मानव के प्राचीन, इससे
मानव के प्राचीन आजीविका का पता चलता है। आजीविका का पता चलता है। पता चलता है आजीविका पता चलता है। अरे हम जानते हैं ना, ठीक है, मतलब कैसे मानव अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन करता था, ये सब किससे पता चलता है हमको? इतिहास। अच्छा, पहले आपने पढ़ा है ना कि मानव पहले हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करता था, शिकार करता था ना, कच्चा मांस खाता था। हम वो एविडेंसेस से जानते हैं, साक्ष्यों से जानते हैं। गॉट इट ना? फिर एक पल आया, पहले मानव कच्चा माल खाता था, फिर धीरे धीरे एक दिन जंगल में आग लगी होगी और उसको चिकन की जगह में चिकन रोस्ट खाने को मिला होगा, तो पता चला अच्छा आग की वैल्यू समझे वो। गॉट इट? फिर एक बड़ा सा पत्थर राउंड 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 करके पहाड़ से गिर जाता है, ठीक है, तो उनको पता चलता है कोई गोल वस्तु, ठीक है, ठीक है, बिना ताकत के भी चल सकता है, तो पहिए का आविष्कार करते हैं। समथिंग लाइक दैट। धीरे धीरे उनका वो जीवन अपने लाइवलीहुड में आगे बढ़े। ये हमको कहां से मिलता है? एविडेंस से ही मिलता है। गॉट इट ना? ठीक है, और बहुत सारा चीज हम इसमें लिख सकते हैं, बट उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब मैं बोल के सुना रहा हूं। यह मानव के प्राचीन सभ्यता के बारे में बताता है, प्राचीन संस्कृति के बारे में बताता है, उनके कल्चर के बारे में बताता है, उनके लाइवलीहुड के बारे में बताता है, जीवन यापन के साधन के बारे में बताता है। यह काल निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गॉट इट? ये सारी चीजें हमने जाना। लिखेगा पैराग्राफ चेंज, निष्कर्ष। अब मैं निष्कर्ष पे आ रहा हूं सीधा। निष्कर्ष। निष्कर्ष, अब सुनना बेटा, आपको ऐसा हेडिंग नहीं डालोगे निष्कर्ष करके तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में निष्कर्ष हेडिंग नहीं डालना है, लेकिन आप अपने नोटबुक में निष्कर्ष लिख सकते हो। मैं आपको लिखवा रहा हूं। इससे क्या होगा? पता चलेगा कि लास्ट वन लाइन में क्या लिखना है अपने को, निष्कर्ष। और अच्छा निष्कर्ष लिखोगे, अच्छा निष्कर्ष ही पहचान है एक अच्छे अधिकारी की, याद रखिएगा। इसलिए यू हैव टू 2 और 3 लाइन्स आप दीजिए, 2 और 3 लाइन में आप निष्कर्ष लिखिए। प्रश्नों के हिसाब से इस बात को याद रखें, भले एक लाइन में लिखो, चिपकाइए जरूर निष्कर्ष। हाँ भाई, इससे स्पष्ट होता है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। गॉट इट? महतारी वंदन योजना बता दी ये सब चीज। अंतिम में बताइए कि इस योजना से महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण आया है, जिससे महिला सशक्त होगी। बस हो गया, कंक्लूजन खत्म। अंतिम गोल्डन पॉइंट को लिखना है वहां पर। सो मेंशन दैट लिखेगा, इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य हमें इतिहास के पन्नों की जानकारी देती है। इस तरह पुरातात्विक साक्ष्य हमें इतिहास के पन्नों की जानकारी देती है। पुरातात्विक साक्ष्य हमें इतिहास के पन्नों की जानकारी देती है। दिस इज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की पन्नों की जानकारी देती है। इतिहास के पन्नों की जानकारी देती है। इतिहास के पन्नों की क्या देती है बेटा? जानकारी देती है। चलिए हो गया, खत्म करें। मेरा उद्देश्य था आपको, ठीक है, अब पुरातात्विक बोलूं चाहे कुछ भी बोलूं, लिखना यही है, पुरातत्वों का महत्व यही हो। बढ़ूं आगे? ठीक, चलिए आगे। अब आते हैं थोड़ा सा, प्राग ऐतिहासिक काल को भी कई भागों में क्या किया गया था? बांटा गया था। आइए आज हम प्राग ऐतिहासिक, पाषाण काल शुरू कर रहा हूं, पाषाण काल याद रखिए, ठीक है। अब आइए प्राग ऐतिहासिक काल, एक नॉर्मल मैं डिस्क्रिप्शन आपके लिए बना रहा हूं, हेडिंग डालेगा, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए हेडिंग डालेगा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हेडिंग डालिएगा। अब तीनों को मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल, चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। चलिए एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रागैतिहासिक काल को कितने चरण में बांटते हैं? 3 चरण। कितने चरण हैं इसके? कौन कौन 3 चरण? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आइए लिखते हैं, पूर्व पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, और एक है नवपाषाण काल। हाँ, पूर्व पाषाण काल। हम बांट सकते हैं इसको दो भाग में, मध्य पाषाण काल और किसमें, उत्तर पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसको हम बांट सकते हैं पर मैंने बांट नहीं रहा हूं। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक, अब उसको आप लोग बांटिएगा। ठीक, अभी फिलहाल हम तीन भागों में बांटेंगे इसको। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। पढ़ने के दृष्टिकोण से हम बांटते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं तो मजा आएगा। लिखिएगा प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के सभी चरणों को समझाइए। ऐसे ही प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के सभी चरणों को समझाइए। प्रागैतिहासिक काल के सभी चरणों को समझाइए। हो गया ना क्वेश्चंस? ठीक है, डिस्क्राइब द ऑल द स्टेप्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। वो कुछ नहीं बोला लेकिन बोल दिया क्वेश्चन में, सबको समझाओ बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल से क्या समझते हैं, इसका संपूर्ण विवरण दें। प्रागैतिहासिक काल से क्या समझते हैं, इसका संपूर्ण विवरण दें। आइए आज इसी क्वेश्चन को पूरा करते हैं। संपूर्ण विवरण दें, गिव अ कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड। चलिए, प्रागैतिहासिक काल, तो शुरू में तो मैंने बताया ना प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो भैया प्रागैतिहासिक हो गया सबका। प्रागैतिहासिक काल, यही तो प्रागैतिहासिक काल है। तो क्या बोलेंगे अपन? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ऐसा काल जिसका केवल हमको क्या मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, वही क्या है, प्रागैतिहासिक। भाई कहीं भी चले जाओ आपको पत्थर मिल जाएंगे, पाषाण की गुफाएं मिल जाएंगी, सब पाषाण कालीन है, पूर्व पाषाण काल में, जिसका कोई हमारे पास और एविडेंस नहीं है। तो लिखिए, चलिए आंसर। आंसर लिखने का तरीका क्या होता है? ठीक है, अब सुनना, आंसर ऐसे लिखते हैं। आंसर जब भी लिखोगे तो शुरू जो लिखते हो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बीच में क्या होता है, बॉडी होता है, और लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष। तो याद रखना बेटा, ऐसे ही लिखते हैं अपन। बॉडी मतलब किस में होता है, हेडिंग में होता है, ये हेडिंग में लिखना है, और ये थ्योरी लिखना है इसको, और निष्कर्ष को भी कैसे लिखना है, थ्योरी। एक अच्छा आंसर ऐसे बनता है। व्हाट इट, चलिए शुरू करिए आंसर लिखना। प्रागैतिहासिक दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रागैतिहासिक दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राक एंड इतिहास। आंसर, प्रागैतिहासिक दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। प्राक प्लस ऐतिहासिक। दो शब्दों से मिलकर बना है क्या, प्राक एंड ऐतिहासिक। लिखेगा आगे, प्राक एंड इतिहास या ऐतिहासिक दोनों सही है। ठीक है, अपन इतिहास कर लेते हैं, प्राग इतिहास से बनेगा प्राग ऐतिहासिक। आगे लिखेगा, यहां इसका शाब्दिक अर्थ
इतिहास के पूर्व का युग है। यहां इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ इतिहास के पूर्व का युग है। इतिहास के पूर्व का युग है, शाब्दिक अर्थ इतिहास का पूर्व का युग है। ऐसा काल जिसके हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, ऐसा काल जिसका हमें केवल, ऐसा काल जिसका हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, ऐसा काल जिसका हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अच्छा, एक शब्द पर गौर किया आपने? एक शब्द मैंने क्या बोला है? इतिहास के पूर्व के युग। तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इतिहास के पूर्व का क्या है? युग। अरे इतिहास यहां से चालू होता है, यहां से 2400 के बाद यहां से हमको मिला इतिहास की जानकारी। क्या हुआ, कैसे हुआ, हमको यहां मिलता है। और जहां से नहीं मिलता वही क्या है? प्रागैतिहासिक काल। ये वाला इतिहास के पूर्व का युग प्रागैतिहासिक काल। हमको इधर की जानकारी मिली ही नहीं है। जहां से मिली वहीं से हमने एक विभाजन रेखा खींचा और बोला कि भैया इधर वाला वो काल, अब इधर जो मिला वो मध्य क्या, अधैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो इतिहास के पूर्व हमको यहां से मिला है इतिहास एक्चुअल में। गॉट इट? आइए लिखते हैं। अब देखो यहां पर लिखने का दो तरीका है। क्या बोला है? सभी चरणों को समझाओ बोला है ना। तो आपके पास, हमारे पास लिखने का दो तरीका है। या तो आप चार्ट बनाओ, चार्ट वाइज लिखो, या सीधा कैसा लिखें अपन, हेडिंग वाइज लिखें। कैसा लिखें? या तो आप सीधा सीधा चार्ट बना दीजिए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और जो डाटा आता है लिख दीजिए। कैसे बनेगा अगर चार्ट बनाओगे तो? 3 चरण। कौन कौन सा काल? तो यहां पर बन जाएगा चरण। चरण तो क्या क्या, मैं खाली बता रहा हूं ना सिनॉप्सिस। चरण, चरण बता दिए, और क्या बता दिए? ठीक है, क्या क्या साक्ष्य मिला बता दिए आप, और उसकी क्या बता दिए? विशेषता बता दिए। बात खत्म हो गया। और अच्छी बात है, जहां भूलते हैं वहां इस विशेषता ही काम आता है ना। भूलते भी नहीं अपन विशेषता। एलिजिबल ऐसे बना दिए। 3 चरण, एक्स वाई जेड, मतलब पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। क्या क्या साक्ष्य मिला, इसके विशेषता क्या थे, यहां पर बता दिए। दो दो लाइन खत्म करिए। ये चार्ट में बता सकते हैं, चॉइस इज योर। या फिर आप बता सकते हैं किसमें? हेडिंग में। आइए मैं आपको हेडिंग में डिस्क्रिप्शन करवा रहा हूं, तब चार्ट खुद ब खुद बन जाएगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो। गॉट इट ना? दोनों को बनाइए, दोनों को बनाइए, इसको भी बनाइए, उसको बनाइए। अच्छा एक काम कर लेते हैं अपन, ठीक है, अपन ने इसको इधर कर लेते हैं। चलो बनाओ बनाओ, आप लोग बनाओ। मैं थोड़ा सा इसको एक्सचेंज कर देता हूं ऐसे। एलिजे, एलिजे हेडिंग, हम हेडिंग में पढ़ने वाले हैं इसलिए हेडिंग को यहां बना रहे हैं। चलिए ये लिखना चालू करते हैं। हेडिंग में कैसे लिखते हैं आंसर? दोनों चॉइस है आपके पास। मैं आपको हर आंसर को अलग अलग तरीके से लिखना सिखाऊंगा, और यही मेन बात, यही मेंस या मुख्य परीक्षा में सीखना है। एक प्रश्न का एक ही उत्तर नहीं होगा, अलग अलग उत्तर होगा। जल्दी डू इट फास्ट। चलिए लिखेगा। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज,
इट्स पैलियोलिथिक एज, इट्स पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज है ना, पैलियोलिथिक एज, जल्दी फटाफट। हाँ, और दूसरा चीज, इधर उधर बिल्कुल मुड़ के झांक के नहीं देखना है घड़ी में कितना बज गया, ठीक है, फोकस यहाँ होना चाहिए, गॉट इट ना। हाँ, चलिए, हाँ, माई रूल माई क्लास, ठीक है, तो समय पर हम नहीं चलते, हम टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है, चलिए डू इट फास्ट। पूरा पाषाण काल, अब देखो कैसे हेडिंग डालोगे। अरे भैया देखो, सिंपल सी बात है, हर सभ्यता की तीन चार चीजें आपको पहले से पता है, बट जानते नहीं हो लिखना क्या है, बट बोलूंगा तुरंत याद आएगा। भाई हर सभ्यता का कोई ना कोई क्या होगा, वहां मानव का जीवन कैसे था, ये आभास है हमको। अभी तो बताया मैंने, मानव पहले कच्चा मांस खाता था, दे लीव अ बारबरिक लाइफ, बस वो तो क्या, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, मानव कैसा जीवन जीता था, उसकी कोई ना कोई क्या मिला होगा, वहां से साक्ष्य मिला होगा। अरे भीम बेटे का गुफा, सिंघनपुर, चितवा डोंगरी, कबरा पहाड़, समथिंग लाइक दैट। अब किसी न किसी एज में आएगा, समझ आया बात, बस इसी को लिख दो यार, बात खत्म हो जाएगा हेडिंग में। तो आइए, पूरा पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था देखते हैं, हेडिंग में इसका आंसर दे रहा हूं मैं, मानव जीवन, जल्दी, मानव जीवन, चल लिखेगा, मानव जीवन कैसा था, तो लिखेगा, मनुष्य इस समय जंगली जीवन जीता था, आप सब जानते हैं, मनुष्य इस समय, मनुष्य इस समय जंगली जीवन जीता था, मनुष्य इस समय जंगली जीवन जीता था। इस काल में मानव खाना बदोश जीवन जीता था, वही छह, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। इस काल में मानव, मानव खाना बदोश जीवन जीता था, इस काल में मानव खाना बदोश जीवन जीता था, ठीक है। देयर लाइवलीहुड इज डिपेंड्स ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अगर लिखेगा, शिकार कर जीवन यापन करता था, शिकार कर लिखेगा, शिकार कर जीवन यापन करता था। अरे चाहता तो मैं इसको एक लाइन में लिख देता जी, लेकिन है ही नहीं उस काल के बारे में और जानकारी, कुछ इतना ही जानते हैं कि मानव हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करता था, खाना बदोश जीवन जीता था, इतना ही जानकारी है, उसी को मैं 3 लाइन में लिखवा रहा हूँ, चाहते तो एक लाइन में लिख देते, काम चल जाता, गॉट इट। लेकिन पॉइंट बढ़ाना है तभी बढ़ा लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो एक लाइन में खत्म कर देंगे उसको। इसी को 2 लाइन में, 2 नंबर में भी लिखने के लिए तैयार रहना है, इसी को 8 नंबर में भी लिखने के लिए तैयार रहना है। अगर 8 नंबर में लिखना है तो हर चीज के 3 3 लाइन, बात समझ आया क्या, ठीक है। और अगर इसी को 2 नंबर में लिखना है, ठीक है, तो इसको जोड़ के एक साथ, इस समय मनुष्य जंगली जीवन जीता था, खाना बदोश था और शिकार पर निर्भर था, दैट्स इट, खत्म हो गया, गॉट इट, ठीक है। अगर लिखेगा, आग की खोज किस काल में हुई थी, हाँ जी, नहीं, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण में आग की खोज नहीं हुई, उससे पहले हो चुकी थी, ठीक है। चलो, जो विवादित है उसको नहीं लिखते अपन, ठीक है। हाँ, यही तो मेंस है, जहां विवादित है उसको लिखना नहीं है, गॉट इट। अब ये आप क्लियर करके बताना मेरे को कि आग कब जलाया था मनुष्य ने, गॉट इट। चलिए, चलिए अगला आ जाइए, मानव जीवन के बाद लिखेगा साक्ष्य, एकदम बहुत छोटा सा आंसर, जल्दी जल्दी लिखिए बस, हेडिंग में आंसर लिखवा रहा हूं आपको, कौन कौन से साक्ष्य में लिखे, भीम बेट का गुफा, भीम बेट का गुफा, भीम का गुफा मिला जी, क्या मिला भीम का गुफा से हमको, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग, शैल चित्र कहाँ है, भीम का गुफा, एमपी, तो लिखिएगा शैल चित्र प्राप्त हुए, शैल चित्र प्राप्त हुए भीम की गुफा से, ठीक है। और सोहन नदी घाटी,
सोन नदी घाटी है ना, सोन नदी, सोहन है, सोहन तो है ना, हाँ सोहन है भाई, सोहन नदी घाटी, हाँ मेंशन दैट, सोहन नदी घाटी, ये कहाँ मिला है भाई? वर्तमान में पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान, हाँ वर्तमान में पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, वर्तमान में पंजाब प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान, साक्ष्य, ठीक है। सिंघनपुर गुफा रायगढ़, पूर्व पाषाण काल का, याद रखना और जरूर बताना, अगर इतिहास लिख रहे हो और उस इतिहास का छत्तीसगढ़ से कोई रिश्ता है, जरूर बता के आना, 1 नंबर ज्यादा मिलेगा, याद रखना। सिंघनपुर गुफा कहाँ है? सिंघनपुर गुफा रायगढ़ छत्तीसगढ़, लिखिएगा, शैल चित्र प्राप्त हुआ है, शैल चित्र प्राप्त हुआ है, शैल चित्र प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ गुफा एमपी, पूरा लिखवा रहा हूं आपको, आदमगढ़ गुफा, कल के डेट में इसी को पूछ दे, मान लीजिए पूरा पाषाण काल बताओ तो भी बनना चाहिए, आदमगढ़ गुफा एमपी। चलिए बस हो गया, खत्म करते हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। आप चाहेंगे तो साक्ष्य का भी एक चार्ट बन जाएगा जी, गॉट इट। चलिए लिखे अपन, कौन सा काल? मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। चलिए मेंशन करिए मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज फटाफट लिखेगा, मध्य पाषाण काल। मानव जीवन कैसा था? अब देखो यहां पर आप चाहो तो हर काल का थ्योरी भी लिख सकते हो, ठीक, कि मध्य पाषाण काल के प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों से, वही फिर चीज उसी को लिंक कर देंगे, पुरातात्विक अवशेषों से हमें इस काल की जानकारी मिलती है और इसके अनुसार हम इसका विवरण निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। हर जगह डाल दो, जबरदस्ती का पुरातात्विक अवशेष बोलो कि पुरातात्विक अवशेष मिला, उससे ये प्रूव होता है, उससे ये प्रूव होता है, गॉट इट ना? ठीक है, लिखिए चलिए। इस काल से प्राप्त, इस काल से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों से हमें पुरातात्विक अवशेषों से हमें पुरातात्विक अवशेषों से हमें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। The residuals they were found related to the Mesolithic age. It help us to know about this era. जानकारी प्राप्त होती है जिसे हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं, और दुनिया के सबसे अच्छा शब्द है निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं, ठीक। आइए निम्नलिखित बिंदुओं में देखें कौन कौन से बिंदु है। फिर वही बात, मानव जीवन कैसा था? मानव जीवन, मानव जीवन लिखने का तरीका यही छह ना, याद रखना, हेडिंग में लिखोगे तो नंबर आएगा, थ्योरी लिखने से नहीं आएगा। देखिए मानव जीवन कैसा था, लिखिए, इस काल में मानव, इस काल में मानव पत्थर के औजार बनाने लगा। हालांकि मानव की सभ्यता से जुड़ा नहीं है, पर मानव पत्थर का औजार बनाना शुरू कर दिया था। इस काल में मानव, इस काल में मानव
मानव पत्थर का औजार बनाता था। औजार, मानव ने पत्थर का औजार बनाना शुरू किया। मानव पत्थर का औजार बनाने लगा। बनाने लगा। पत्थर का क्या बनाने लगा? औजार बनाने लगा। ठीक। तो क्या हुआ पूरा पाषाण काल में? सोचिएगा, मानव हंटिंग फूड गैदरिंग करता था, समथिंग लाइक दैट। उसको पता भी नहीं था कि हथियार भी होता है। बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे ही पर्वत में रखते थे, और कोई हिरन गुजरता था तो उस पर्वत को लुढ़का देते थे, तो दो चार हिरन दब के मर जाता था, फिर उसको लोग खाते थे। समझ रहे बात को? फिर अचानक से क्या हुआ, अब जब बहुत सारे पत्थर टकराए, छोटे छोटे टकराए, तो नुकीला बन गया। तो मानव को लगा यार ये तो नुकीला है, अब इससे किसी को मारने में उपयोग कर सकते हैं। तो मानव पत्थरों के क्या बनाने लगा बेटा? हथियार बनाने लगा। गॉट इट ना? ठीक है। और फिर क्या हुआ होगा, और ये इसी नुकीले जो हथियार का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए भी करते थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेगा, ये नुकीले पत्थरों से बने औजारों से शिकार और अपनी रक्षा करते थे। ये नुकीले पत्थरों से बने औजार से, औजारों से अपनी रक्षा और शिकार करते थे। अपनी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा भी करते थे और शिकार भी करते थे। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे। लिखेगा एक पॉइंट और, इस एज को माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। इस काल को, इस काल को माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। खोज में आएंगे ना? ठीक है, अभी बचा के रखा हूं उसको। ठीक है, जल्दी। अब हम एक पॉइंट इसमें जबरदस्ती का ऐड करने वाले हैं। जबरदस्ती का मतलब, आप जितने पॉइंट बनाएंगे दूसरों से आपका नंबर उतना ज्यादा मिलते जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। गॉट इट? आपको खोजना है कि क्या लिख सकता हूं। अच्छा चलो खोज लिख देते हैं। खोज हुआ तो लिखेगा, पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन, पशुपालन के शुरुआत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। या मतलब साक्ष्य प्राप्त होते नहीं भी लिखोगे तो हम क्या बोल सकते हैं? पशुपालन की शुरुआत हुई या खोज किया। गॉट इट? ये हम बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। दूसरा पॉइंट लिखेगा, प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। अब क्या हुआ सोच के देखो जरा। एक दिन मानव एक हिरण को मारा होगा, तो इधर मानव ताक रहा था, उधर कुत्ता भी ताक रहा होगा, और जैसे ही मानव मारा होगा, कुत्ता जाकर उसको झपट लिया हो। ठीक, तब मानव को लगा यार ये हमारे काम आ सकता है, शिकार ये हमसे पहले पकड़ रहा है, तो क्यों ना कुत्ता को क्या किया जाए, पाला जाए। गॉट इट? फिर क्या होगा सोच के देखो, कैसे पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक, तो एक दिन एक गुफा में सारे मानव रहे होंगे, किसी गुफा में अंदर में। इधर एक गाय घूम रही होगी। ठीक है, और गाय का बछड़ा जो है, ठीक है, उसके दूध को जाके पीता रहा होगा, और जोर जोर से बछड़ा कैसे कूदता है, देखियो ना, गाय का दूध पीने के बाद ये जोर जोर से ऐसे कूदता है ना छोटे बछड़े। तो मानव ने देखा होगा कि यार एक गाय के दूध को जब पी रहा है तो इसमें बहुत ताकत आ रहा है, तो क्यों ना हम भी उस दूध को पिए। यहां से पशुपालन की शुरुआत हुई। गॉट इट? यहीं से कुत्ता ने हेल्प किया खाना पकड़ने में, किसी हिरन को, किसी मांस को पकड़ने में, इसलिए कुत्ता को उसने पालतू पशु बनाया। गॉट इट? ठीक है, ऐसे शुरुआत हुई। हथियारों की खोज कैसे हुई मैंने बताया। ठीक है, पहले उनको ये भी नहीं पता था कैसे करते।
गॉट इट। और आग की खोज तो बहुत ही शानदार है, मैंने बताया वही बात, कच्चा मांस खाते थे, एक दिन जंगल में क्या लगी, आग लगी, और सुबह उठे तो सब तरफ चिकन रोस्ट बिखरा हुआ था। पहले वो कच्चा खाते थे, अब चिकन रोस्ट खाने को मिला, तो उनको पता चला अच्छा जो कल लगा था उसको आग कहते हैं, अब आग में भून के खाएंगे तो मजा आएगा, टेस्टी लगेगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही आग की खोज हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, अब हो गया, खत्म करें इसको, लिखे साक्ष्य, लिखे फटाक से, चलिए हो गया बस। साक्ष्य, साक्ष्य लिखे, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखे, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कबरा पहाड़, इतिहास में छत्तीसगढ़ को जरूर बताना। कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ छत्तीसगढ़। क्या मिला बताओ तो, लाल रंग की छिपकली, याद आया, ठीक है, तो लिखे लाल छिपकली और घड़ियाल, लाल छिपकली एंड घड़ियाल, ये बताएंगे अपन। कबरा पहाड़, आदमगढ़ गुफा एमपी, ये भी है ना, आदमगढ़ दोनों में है, आदमगढ़, चलिए गुफा, बस इतना लिखते हैं अपन, गुफा एमपी। तो खोज देखो तो, अब चाहे तो इतना बताना, शुरू में हमने इंट्रोडक्शन भी लिखा क्या, और फिर मानव जीवन बताया, खोज बताया, साक्ष्य। अरे अगर 2 नंबर में आए तब भी लिखो, 8 में आए तब भी लिखो, मध्य पाषाण को ऐसे लिख के बताना, शुरू में इंट्रोडक्शन, फिर मानव जीवन, खोज और क्या, साक्ष्य, और लास्ट में निष्कर्ष। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव धीरे धीरे विकास कर रहा था। वो सब जानते हैं कि पहले कच्चा मांस खाता था, ठीक है, सब जानते हैं पहले पशुपालन नहीं करता था, पर दिस एज में पशुपालन की खोज हुई, इंपॉर्टेंट है। अब चाहे तो लिख सकते हैं, गॉट इट, बढ़ू आगे, ठीक है, निष्कर्ष चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि क्लोज नहीं किया हूं। लेकिन जिस दिन केवल और केवल क्या पूछे, केवल और केवल मध्य पाषाण काल पूछे, तो इतना लिखने के बाद निष्कर्ष लिख लेना एक लाइन में। समझ रहे हैं बात को, आगे सिखाऊंगा मैं लिखना, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं खाली। इतना बता देना, इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हाँ भाई मानव धीरे धीरे प्रगति कर रहा, या इन साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव ने पशुपालन की शुरुआत करी। इतना भी लिख दोगे तो तब भी काम चल जाएगा। अंतिम में आ जाए अब, कौन सा, नवपाषाण काल, ये बनाता है मानव को सभ्य। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, इट्स नियोलिथिक एज। चले, नियोलिथिक एज लिखे फटाफट। प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण को नवपाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण को नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक के अंतिम, सही बात है, अंतिम चरण, द लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेप इज अ नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल कहते हैं। आगे लिखेगा, इस काल के, इस काल को हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। इस काल का विवरण निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत है, लिखेगा, इस काल का विवरण
इस काल का विवरण निम्न बिंदुओं में प्रस्तुत है। निम्न बिंदुओं में क्या है बेटा? निम्न बिंदुओं में, आइए सेम टू सेम लिखेंगे यहां पर। निम्न बिंदुओं में प्रस्तुत है, लिखिए मानव जीवन। तीन चीजें दिखाना है हमको ना, ध्यान रखना। मानव जीवन खोज और क्या? साक्ष्य, एविडेंसेस। और बिल्कुल ऐसे हेडिंग में डालना है, ऐसे अंडरलाइन। सुनिए लिखते कैसे हैं, हेडिंग कैसे बनाते हैं बेटा, देखो रोज सिखाऊंगा, एक दिन में पूरा नहीं सिखा पाऊंगा, पर रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। लिखेगा, इस काल में मानव सभ्य जीवन जीना शुरू करता है। इस काल में मानव सभ्य जीवन जीना शुरू करता है। सभ्य जीवन जीना शुरू करता है, सही बात है। सभ्य जीवन जीना शुरू करता है, सिविलाइज्ड लाइफ स्टाइल को वो क्या करता है? ठीक है, एक्सेप्ट करता है। दूसरा, अभी तक मानव भटक रहा था इधर उधर इधर उधर, अब बहुत सारा गाय पाल लिए, ठीक है, वो मध्य काल में। ठीक, अब वो स्थायी रूप से निवास करना चालू कर देते हैं। गॉट इट ना? तो लिखेगा, इस काल में मानव कृषि की शुरुआत करता है। कृषि, कृषि की शुरुआत। अरे भैया, पिछले वाले काल में पशुपालन था। गॉट इट? लाइव स्टॉक रखता था वो। तब तो गाय बछरू को लेके चल देते थे, अगल बगल में घूमते रहते थे। अरे लेकिन यहाँ धान बो दिए हैं खेत में, तो कैसे भागेगा आदमी? अरे वहीं रहेगा तब तो काटेगा। और इस प्रकार से स्थायी जीवन पद्धति की शुरुआत होती है। तो तीसरा पॉइंट लिखेगा, मनुष्य में स्थायी या स्थायी मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ किया। मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ किया। स्थायी निवास प्रारंभ किया, याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभ्य बना मानव, कृषि की शुरुआत किया, और क्या? स्थायी जीवन जीना शुरू। अगला पॉइंट लिखेगा, इस काल में कुंभकारी की प्रथा की शुरुआत हुई। कुंभकारी, कुंभकारी की प्रथा की शुरुआत हुई। कुंभकारी मतलब समझ गए ना? अरे वो कुम्हार लोग बनाते हैं ना मटका, ये देखना बड़े बड़े मटका बनाते थे उस काल में। जाके देखना कभी दिल्ली की नेशनल म्यूजियम में, आपको दिखेंगे बड़े बड़े मृद भांड। मृद भांड आपने सिंधु घाटी सभ्यता में सुना होगा। तो लिखेगा, कुंभकारी की प्रथा की क्या हुई? शुरुआत हुई, और मृद भांड का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। शुरुआत हुई, और मृद भांड का और मृद भांड का सर्वप्रथम शुरुआत हुआ। मृद भांड प्रथा का सर्वप्रथम क्या हुआ बेटा? शुरुआत हुआ, या सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, लिखिए ज्यादा अच्छा है। चलिए हो गया। अब आइए लास्ट देखें, खोज कौन कौन से, ठीक है, डिस्कवर हुए। आइए लिखते हैं, खोज अंडरलाइन, बिल्कुल ऐसे लिखना है बेटा। कृषि का आविष्कार एक तो था, ये फिर से लिख दे रहा हूं उसी में। कृषि का आविष्कार हुआ, फार्मिंग सिस्टम शुरू किए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहिया का आविष्कार हुआ, व्हील, पहिया का आविष्कार हुआ, यह महत्वपूर्ण था। और क्या? अरे कृषि के लिए हल चाहिए ना, हल का आविष्कार किए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि, हल, और किसका बेटा? पहिया। और कृषि के लिए तीनों ही चीज आवश्यक थे, इसलिए गॉट इट, इस प्रकार से ये नई नई खोज हुई। आइए साक्ष्य देखते हैं। साक्ष्य, कोल्डी हवा,
ठीक। अच्छा, अब चाहोगे तो लिख सकते हो साक्ष्य। इस काल में अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका विवरण निम्न है। बात वही है, तो चलिए लिखते हैं। कोल्डी हवा यूपी, कोल्डी हवा कहां से मिला है? उत्तर प्रदेश से मिला है कोल्डी हवा। बुर्ज होम श्रीनगर, बुर्ज होम श्रीनगर, बुर्ज होम। ठीक है। मानव प्लस कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला यहीं से। मानव प्लस कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य दफनाने का साक्ष्य मिले बुर्ज होम से। मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ में है। ठीक है। चितवा डोंगरी कहाँ? चितवा डोंगरी कहाँ है जी? बालोद में। बाल एक सीजी का जरूर देना और तीनों का है सीजी में ना, याद रखना। चलिए पर्याप्त है इतना बस। पूरा अब निष्कर्ष लिखे। ठीक है, अब बारी है, टाइम इज टू कंक्लूजन। चलिए बढ़ू आगे। भाई मैंने एक ही चीज बताया अभी, मानव खोज साक्ष्य, बस इतना में पूरा तीनों काल हमने समाप्त कर लिया। एक टॉपिक हमारा कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। आइए निष्कर्ष लिखते हैं। याद रखिए, अंतिम में सामने वालों को दिखाना है कि भाई मैं सबसे बेहतर अधिकारी बन सकता हूं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? निष्कर्ष। ये निष्कर्ष ही दिखाएगा, डाटा सब प्रस्तुत करेंगे, निष्कर्ष ही दिखाएगा तुम अधिकारी बनने के लायक हो कि नहीं। अगर देखा जाए तो हमने एक ही चीज तो सीखा अभी। क्या सीखा? मनुष्य विकास की सीढ़ियों पर क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। कभी मनुष्य हंटिंग फूड गैदरिंग करता था, देन आग की खोज हुई, ठीक है, वो कच्चा मांस से पक्का मांस खाना चालू किया। फिर एक दिन पशुपालन शुरुआत करता है, फिर एक दिन, ठीक है, फसल बोना शुरू करता है, फिर पहिए और हल की आविष्कार हो जाती है। और एक बड़े समाज शास्त्री हैं, प्रोफेसर एक्स वाई जेड, प्रोफेसर, नाम याद नहीं आया तो कुछ भी लिख के आ जाना। समझ गए कैसे लिखना है? ठीक है। तो प्रोफेसर ने कहा था कि जिस दिन मानव ने जमीन पर हल से पहली रेखा खींची थी, वही वो युग था जिस दिन मानव असभ्य से क्या बन गया था? सभ्य बन गया था। दैट्स इट। एक कोटेशन को डाल के आ जाना, तभी काम चल जाएगा। व्हाट इट, या बोलिएगा कि इस प्रकार इन विवरण से स्पष्ट होता है कि मानव एक एक कर सीढ़ी दर सीढ़ी असभ्यता से सभ्यता के युग में प्रवेश करता है, नवपाषाण कालीन युग में। जब वो कृषि की शुरुआत करता है तब मानव सभ्य बनता है। गॉट इट। निष्कर्ष अनेक हो सकते हैं, आपके वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हो, क्या परोसना चाहते हो। गॉट इट। चलिए लिखते हैं। आइए, इस प्रकार मानव, इस प्रकार मानव विकास और आविष्कार की सीढ़ियां चढ़ते, इस प्रकार मानव विकास एंड आविष्कार की सीढ़ियां चढ़ते, विकास और आविष्कार की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हुए असभ्य से सभ्य बना, असभ्य से सभ्य बना। विकास की सीढ़ियां चढ़ते, विकास और आविष्कार की सीढ़ियां चढ़ते असभ्य से क्या बना? सभ्य बना। असभ्य से सभ्य बना, सही बात है। चाहो तो इतना में रुक सकते हो। एक काम करिए, असभ्य से सभ्य बना आगे लिखेगा, या एक तरीका और है इसको लिखने का, इसी में बता रहा हूं एक तरीका और। लिखेगा या करके लिखना,
वो छोटा निष्कर्ष है, ठीक। और मुझे तो लगता है अगर किसी दिन नवपाषाण कालीन आए, अगर 2 नंबर में भी पूछे, केवल इतना को बता के आ जाना, नवपाषाण काल में इंसान सभ्य बना और विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने, ठीक है, इस, ठीक है, सभ्यता वाले युग को हासिल किया। क्या हमने अभी कैसा विवरण दिया? पहले क्या पढ़ा? पूरा पाषाण, फिर उसके बाद मध्य पढ़ा, फिर उसके बाद नौ। तो हमने क्या देखा? मानव कैसे बढ़ा है? क्रमिक रूप से। इसमें थोड़ा विकास हुआ, फिर इसमें विकास हुआ। तो बताइए ना भाई, इन विवरणों से स्पष्ट है मानव धीरे 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 विकास की सीढ़ियां चढ़ते गया और अलग अलग आविष्कारों, अलग अलग खोजों से वो धीरे धीरे सभ्यता के युग में प्रवेश करता है। लिखिए चलिए, इस प्रकार इन क्रमिक विवरणों से स्पष्ट है, इस प्रकार इन क्रमिक विवरण से स्पष्ट होता है कि, इस प्रकार इन क्रमिक विवरण से स्पष्ट होता है कि मानव ने विकास मानव ने विकास एंड आविष्कार, विकास एंड आविष्कारों की एक लंबी यात्रा करके, विकास एवं आविष्कारों की एक लंबी यात्रा करके सभ्यता के दहलीज पर कदम रखा। विकास और आविष्कार की लंबी यात्रा करके सभ्यता के दहलीज पर कदम रखा। अरे वही चीज तो शॉर्ट में बोला था, इसको लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूं। विकास और आविष्कार की लंबी यात्रा के बाद सभ्यता के दहलीज पर कदम रखा और विकास के क्रम में नवपाषाण काल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विकास के क्रम में नवपाषाण काल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई विद्वानों का मानना है कि नवपाषाण काल में कृषि की खोज, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत और स्थायी जीवन ने और स्थायी जीवन पद्धति ने मानव को असभ्य से सभ्य बना दिया। मानव को असभ्य से सभ्य बना दिया और मानव को असभ्य से सभ्य बना दिया और मानव को असभ्य से क्या बना दिया बेटा? सभ्य बना दिया, सिविलाइज्ड हो गया मानव। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको विवरण देना है, चाहे कोई भी काल आ जाए, निष्कर्ष यही चिपका के आना। गॉट इट? हर काल में मानव के लिए यही लागू होगा। तो हमारा एक काल खत्म हुआ, कौन? प्रागैतिहासिक काल। हालांकि कल प्रागैतिहासिक काल के जो नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं उस पर चर्चा करूंगा। गॉट इट ना? ठीक है, चलिए अब कल चर्चा करें आए हुए प्रश्न पर। तो वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहा है याद रखना, तो कुछ भी का जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए और एटलीस्ट प्रागैतिहासिक काल को प्रीलिम्स वाला जो आपके इंडियन हिस्ट्री में जुड़ा हुआ है उसको भी पढ़ के आइए तो ज्यादा अच्छा रहे। आपका एक टॉपिक प्री में भी कवर होना चाहिए घर में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।